जीवन की इकाई सेल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सेल का स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सेल क्या होता है, जीवन की एक इकाई होती है। उसका क्या होता है, जीवन की इकाई होती है। इसका कहने का ये मतलब है कि विदाउट सेल देयर इज नो लाइफ। अगर किसी को आप जीवित कह रहे हैं, कोई भी चीज अगर आप उसको जीवित कह रहे हैं तो उसके अंदर क्या पाया जाना चाहिए, सेल पाया जाना चाहिए। तो सेल होता क्या है, उसका क्या होती है, जीवों की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होता है, जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, जहां पर जीवन से संबंधित समस्त क्रियाएं जैसे पाचन, जनन, वृद्धि, उत्सर्जन आदि सारी क्रियाएं क्या होती है, संपन्न होती है। संपन्न होती है। कोशिका क्या होता है, जीवों की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है, जहां पर जीवन से संबंधित समस्त क्रियाएं, चाहे वो ग्रोथ हो जाए, वृद्धि हो जाए, चाहे पाचन हो जाए, चाहे श्वसन हो जाए, उत्सर्जन, समस्त क्रियाएं क्या होती है, कोशिका के अंदर ही संपन्न होती है। इसीलिए कहा जाता है सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि अगर हमें पता है कोशिका है, कोशिका का ग्रोथ करने जाता है, वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, कोशिका कहलाते हैं। फिर उससे क्या बनेगा, अंग बनेगा, और अंग से क्या बनेगा, शरीर बनेगा, और शरीर से पूरा क्या बनेगा, अंग तंत्रियां पूरी बॉडी बन जाती है। तो कोशिका का समूह क्या कहलाएगा, ऊतक, ऊतक से क्या बनेगा, अंग, और अंग से क्या बनेगा, तंत्र बनेगा, यानी पूरा बॉडी बनेगा। और अगर हम कोशिका को भी हटा दें, जैसे यहाँ पर लिखे कि कोशिका हो गया, तो कोशिका का समूह क्या कहलाता है, ऊतक यानी टिश्यू, और ऊतक से क्या बनेगा, अंग बनेगा, और अंग से क्या बनेगा, अंग, तंत्र, और तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा शरीर। अब जरा सोचो, अगर हम कोशिका को ही हटा दें, क्या करें, इसको ही हम हटा दें, क्या ऊतक बनेगा, क्या अंग बनेगा, क्या अंग तंत्र बनेगा, क्या शरीर बनेगा? जो हम इतने बड़े ऐसे दिख रहे हैं, क्या हमारी कोई वैल्यू मतलब क्या हम इस दुनिया में रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो विदाउट सेल देयर इज नो लाइफ, बिना कोशिका के जीवन संभव नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कोशिका क्या होती है, जीवों की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है, जहाँ पर जीवन से संबंधित समस्त क्रियाएं संपन्न होती है। अब बात आती है कि कोशिका की खोज किसने किया था, तो कोशिका की खोज किसने किया था, एडल्फ ने किया था। खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया, कब 1665 में, और वो खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप यूज करके, और कहाँ पर देखा था, बॉटल के कॉर्क पर। बॉटल के कॉर्क पर क्या देखा था, मधुमक्खी की छत्ते जैसी संरचना थी, जिससे उन्होंने क्या नाम दिया था, कोशिका नाम दिया था। और इन्होंने जो कोशिका देखा था, बॉटल के कॉर्क पर जो कोशिका देखा था, वो कोशिका कैसी थी, गैर थी, मृत कोशिका थी।
इसके बाद एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम था एंटोनी वाल लेवेनहॉर्स्ट। एंटोनी वाल जीवाणु के रूप में, किसके रूप में? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के रूप में इसको खोजा था, जीवित कोशिका के रूप में पहली खोज की। तो एंटोनी वाल लेवेनहॉर्स्ट ने जीवाणु के रूप में सबसे पहले क्या खोजा? जीवित कोशिका की खोज की। तो कोशिका की खोज किसने किया था सबसे पहले? रॉबर्ट ने किया था। कब? 1665 में। और कहाँ पर किया था? स्वनिर्मित यानी खुद के द्वारा बनाएंगे माइक्रोस्कोप के ऊपर बॉटल के पार्क में, क्या बॉटल के पार्क के ऊपर देखा था। और संरचना उस समय वो कैसी थी? जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। और वास्तव में वो सेल कैसी थी? उसके बाद एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम था एंटोनी वाल लेवेनहॉर्स्ट, जिन्होंने जीवाणु के रूप में सबसे पहले क्या खोजा? जीवित कोशिका की खोज की। फिर इसके बाद क्या आता है? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी इसने प्रतिपादित किया था तो स्वीडन मैथ्यूस स्वीडन व थियोडोर स्वाल ने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी दिया था। इन्होंने क्या बताया था कि सभी जीव किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से मिलकर बने होते हैं और उसके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। किसने बताया था? मैथ्यूस स्वीडन और थियोडोर स्वाल ने बताया था। बट इनसे सवाल पूछा गया कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, तो मैथ्यूस स्वीडन व थियोडोर स्वाल इस बात को नहीं बता पाए। फिर उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चोव, करीब 1856 के आसपास। और ये जो घटनाएं थी 1838 और 39 के बीच की। फिर एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव ने क्या बताया कि जो नई कोशिका का निर्माण होता है वो पुरानी कोशिका के विभाजन के द्वारा होता है, और सेल थ्योरी को एक नया रूप दिया। पहले सेल थ्योरी क्या थी? सभी जीव किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि नई सेल का निर्माण कैसे होता तो ये बात वो नहीं बता पाए। फिर उसके बाद रुडोल्फ विर्चोव आए और इन्होंने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है, और सेल थ्योरी को एक नया रूप दिया। क्या बताया कि सभी जीव कोशिकाओं से उत्पादों से मिलकर बने होते हैं और नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। पूर्ववर्ती मतलब पुरानी कोशिका से। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का होता है। कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? वो दो प्रकार की होती है। एक है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा कौन सा है? यूकैरियोटिक सेल। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात की जाए प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ पाया जाता है? तो जीवाणु
BGA जिसको कहते हैं ग्लोबुलिन एनर्जी न्यूक्लियर सेवन हुआ माइकोप्लाज्मा में पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा जनरली प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। बाकी इस संसार में जितने भी जीव है सब किसमें आते हैं? यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। इसमें आते हैं यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। अब प्रोकैरियोटिक की अगर बात की जाए तो इनका जो कोशिका भित्ति होता है, या सबसे पहले ही बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनको जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? सरल होते हैं। क्या होते हैं? एकदम से सरल होते हैं। कोशिका विभाजन जो होता है, सेल डिवीजन तेजी से होता है। ये सारी चीजें होती है। इनका जो केंद्रक होता है वो नेकेड होता है, नग्न होता है। तो केंद्रक कैसा होता है? नग्न होता है। इनमें सर्कुलर डीएनए यानी कि अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। इनमें क्या पाया जाता है? प्लाज्मिड पाया जाता है। और अगर प्रोकैरियोटिक की बात की जाए तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया जैसी संरचना पाई, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम होता है वही काम इधर भी एक ऐसी संरचना करती है जिसको क्या कहते हैं? मेसोसोम कहते हैं। तो इनमें एक मतलब स्ट्रक्चर बनता है जिसको क्या कहा जाता है? मेसोसोम कहते हैं। और मेसोसोम का काम क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिका के जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है वही काम किसका होता है? मेसोसोम का होता है। अब यूकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो यूकैरियोटिक सेल कहाँ पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक सेल माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी और जीवाणु को छोड़कर इस संसार में जितने भी जीव है सब में क्या पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है? जटिल होती है। इसमें सप्त केंद्रक पाया जाता है, प्रो न्यूक्लियस पाया जाता है। ये है यहाँ पर न्यूक्लियस। अब इसके न्यूक्लियस की जब बात की जाए तो इसके ऊपर क्या है? आवरण है। पूरा क्या है? आवरण। जबकि प्रोकैरियोटिक का जो केंद्रक था वो नेकेड था, कोई आवरण नहीं था। उसका केंद्रक एकदम से खुला हुआ था, नग्न था। जबकि यूकैरियोटिक सेल देखा जाए तो इसके ऊपर पूरे का पूरा क्या है? एक आवरण। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सप्त केंद्रक कहा जाता है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? गुणसूत्र वगैरह होते हैं। और क्या बात है इसकी खास? और क्या खास बात है यूकैरियोटिक सेल की? यूकैरियोटिक सेल की अगर बात की जाए तो इनमें अलग अलग तरीके से होते हैं। प्लांट सेल में अलग होगा, एनिमल सेल में अलग होगा। थोड़ा सा क्या होगा? डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस है? जैसे कि जब प्लांट सेल की बात की जाए तो इसमें बड़ा सा क्या पाया जाता है? वैक्यूल पाया जाता है, लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। देख रहे हो ना यहाँ पर? ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है? वैक्यूल है, जिसको राजधानी कहते हैं। करीब 80 या 90% भाग अकेले प्लांट सेल का वैक्यूल लेता है। जबकि अगर इधर देखें तो कहीं पर आपको वैक्यूल नहीं पाया जा रहा है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। साथ ही साथ देखा जाए तो इसके अंदर प्लास्टिक पाया जा रहा है, जिसको यहाँ पर प्लास्टिक के अंदर क्लोरोप्लास्ट आता है। ये देखिए यहाँ पर है, ये ढेर सारा दिखा रहा है। जबकि इधर कहीं पर क्लोरोप्लास्ट है नहीं है। वर्णक हमारे अंदर नहीं पाया जाता। अगर हमारे अंदर वर्णक पाया जाता तो हम ये रंग बिरंगे दिखते हैं। प्लांट्स अलग अलग होते हैं ना, तो हमारे अंदर भी वर्णक होता तो हमें रंग बिरंगे दिखते हैं। तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का एक बड़ा डिफरेंस है। प्लांट सेल के अंदर क्या पाया जा रहा है? क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, जबकि इधर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जा रहा है। और अगर देखा जाए तो इधर भी थोड़ा बहुत अंतर होगा। इधर सेंट्रियोल पाया जा रहा है, जबकि इधर सेंट्रियोल नहीं पाया जा रहा है। तो ये कुछ अंतर है प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक की अगर बात की जाए, प्रोकैरियोटिक के अंदर सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? सिर्फ राइबोसोम पाया जाता है 78 प्रकार का। बाकी गोल्गी एपैरेटस, वैक्यूल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें कहाँ पर नहीं पाई जाती? प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक में क्या है? सिर्फ एक प्लाज्मिड पाया जाता है, नेकेड डीएनए होता है और मेसोसोम होता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। क्लियर है सारी बातें? तो एक बार रिपीट करते हैं।
कोशिका क्या होता है? जीवों की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है जहाँ पर जीवन से संबंधित समस्त क्रियाएं होती है, चाहे वो पाचन हो, चाहे वो प्रजनन हो, चाहे कुछ भी हो, ग्रोथ कुछ भी हो, वो सारी चीजें कहाँ पर होगी? कोशिका के अंदर होगी। क्यों? क्योंकि कोशिका से क्या बनेगा? ऊतक, ऊतक से क्या बनेगा? अंग, अंग से पूरा बॉडी सिस्टम यानी कि अंग तंत्र बनेगा और फिर पूरे शरीर का निर्माण होगा। और अगर हम इसको ही गायब कर दें कोशिका को, तो क्या ये सारी चीजें बन पाएंगी?